तो देखिए समीकरण कैसे बनता है। मैंने आपको कल पढ़ाया था व्यंजक के बारे में। व्यंजक क्या होता है? तो व्यंजक क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 4x-5, ये क्या है आपका व्यंजक है। इसके बारे में मैं कल आपको सबको बताया हूं। तो ये क्या हो गया, 4x-5 आपका व्यंजक हो गया। ठीक है, तो ये है आपका 4x-5, आपका ये क्या है, व्यंजक है। क्या है ये व्यंजक है। अब इसी में मैं मान लीजिए कर देता हूं, बराबर लगा दिया, ठीक है, और इधर भी कोई संख्या लिख दिया, मान लीजिए मैंने 25 लिख दिया। अब यह जो बन गया हो क्या है, यही है समीकरण। यही क्या है आपका समीकरण है। ये क्या है आपका समीकरण है। ठीक है, तो देखिए समीकरण का कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है, अपना कुछ गुण होता है। तो समीकरण में क्या होते हैं, समीकरण में याद रखिए हमेशा एक बराबर, मतलब ये क्या है, इक्वलिटी का साइन जो है, चिन्ह है, वो रहता है। यदि आपका ये बराबर का चिन्ह नहीं है, मतलब वो समीकरण नहीं है। ठीक है, ये साइन होता ही है। इधर को आपका क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हाँ बताइए। और इधर को बोलते हैं राइट हैंड साइड। बताइए क्या बोल रहे हैं, पूछिए। कोई पूछ रहे थे कुछ? देखिए, तो समीकरण के बाएं साइड को बायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं पक्ष को दायां पक्ष या राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। तो एक समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसीलिए इसको समीकरण बोला गया है। ठीक, और इसीलिए यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पे जो बराबर है, बराबर का साइन जो है अनिवार्य है, ये रहना ही है आपका समीकरण में। ठीक है, तो देखिए समीकरण आपको समझ आ गया। अब समीकरण समझ आ गया, तो समीकरण का जो हल क्या होता है, समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल किसको बोलेंगे, समीकरण का हल, सॉल्यूशन। समीकरण का हल या सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो समीकरण का हल या सॉल्यूशन क्या होगा, जो इस समीकरण में चर का जो मान है उसको क्या करे, वो संतुष्ट करता है। ठीक है, वो क्या है आपका समीकरण का हल कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर x है, क्या है यहाँ पे x है, तो यहाँ पर मैं जिस भी संख्या को रखूंगा, उसको रखने से इसका मान जो है राइट हैंड साइड के समान आ जाए, वही क्या है उस समीकरण का हल है। ये क्लियर हुआ? देखिए मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 4x-5 है बराबर 25 है। ठीक, तो यहाँ पे जो चर का मान है, समीकरण हल क्या है, चर का मान है, चर का मान है, जो क्या करे, जो समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब जो बताए कि ये सही है, संतुष्ट करे कि ये सही है। अब देखिए ये कैसे, मान लीजिए यहाँ पर 4x है, x के जगह मैंने मान लीजिए रखा, यहाँ पे x बराबर मैंने रखा क्या, तो x बराबर क्या रख सकता हूँ, मान लीजिए 5 रखते हैं, दिख रहा है वो सबको। तो यहाँ पे 4x मतलब 4 गुणा 5 है, धन 5 है बराबर। तो देखिए इसको हल करेंगे, तो 4×5 = 20 धन 25, तो आपका ये 25 ही प्राप्त हुआ ना। तो यहाँ पे हम इस समीकरण में x का मान क्या रखे, 5 रखे, समीकरण में x का मान 5 रखे, तो ये क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब उसका मान जो है राइट साइड हैंड के समान आ रहा है, उसके बराबर आ रहा है, मतलब समीकरण का हल क्या हुआ आपका 5 होगा। ठीक है, इसका हल क्या होगा, 5 होगा। ठीक, क्लियर हो रहा है? अब देखिए इसका कुछ और प्रॉपर्टी है, तो कुछ और प्रॉपर्टी क्या है, देखिए समीकरण का हल मैंने आपको बताया। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मान लीजिए, अच्छा देखिए, मान लीजिए समीकरण के दोनों पक्षों को हम इधर उधर करते हैं, अदला बदली करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दायां पक्ष को मैं इधर लिख दिया, बायां पक्ष को इधर लिख दिया। मान लीजिए इसको लिख दिया मैंने 25 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और राइट हैंड साइड में 4x-5 को लिख दिया। तो इनके जो साइड है उनको हम आपस में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इससे इसके मान में कोई क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो बाएं दाएं पक्ष को
क्या किए, आपस में बदलने पर इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा एक संतुलित समीकरण होता है, संतुलित समीकरण का मतलब वही है कि दोनों तरफ का मान जो है सेम आए, वही क्या है आपका एक संतुलित समीकरण है। तो एक समीकरण के हम दोनों पक्षों में, क्या बोला मैंने आपको, समीकरण के दोनों पक्षों में यदि किसी हम संख्या का, यदि किसी समान संख्या का क्या करते हैं, जोड़ घटाव या गुणा भाग करते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, मतलब उसका मान जो है सेम रहता है, चेंज नहीं होता। कैसे, क्या बोला मैंने आपको, उदाहरण देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है आपका, मान लीजिए ये समीकरण को हम जो मान है उसको लिखते हैं, क्या मान को लिखते हैं। ठीक है, तो 4x-5 है, ये 25 हमारा क्या समीकरण है। देखिए मैंने क्या बोला कि दोनों पक्षों में एक ही संख्या को आप जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा या भाग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसमें दोनों पक्षों में करना है ना, दोनों पक्षों, मान लीजिए इधर मैं 2 का जोड़ करता हूँ और इधर का भी 2 का जोड़ करता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ +2 किए तो क्या आएगा, इसका भी मान हमारा 25 था तो इसका भी 27 हो जाएगा और इसका भी 25 ध्यान दो 27 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करते हैं मान लीजिए, तो गुणा करेंगे तो भी इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 25 दूनी 50 इधर भी, 25 दूनी 50 इधर भी। ठीक है, वैसे ही आप माइनस भी करेंगे या डिवाइड करेंगे तो भी आपका मान क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। दोनों पक्षों में आपका एक ही संख्या को जोड़ घटाव गुणा करने पे आपका उसके मान में, समीकरण के मान में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इतना को लिख लीजिए, ये हो गया समीकरण का प्रॉपर्टी। अब हम रियल में जो समीकरण होता है कौन कौन से टाइप का उसके बारे में पढ़ते हैं। सर देखिए इसको क्या है, समीकरण को बनाना अभी मैं बताऊंगा ना। देखिए मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है समीकरण बनाना। समीकरण हल करना तो सबको आ जाता है, समीकरण हल करना सबको आ जाता है, लेकिन समीकरण को बनाना ये कठिन काम है। तो समीकरण को कैसे बनाते हैं ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर में मैं बोल रहा हूं ना, आप नंबर सिस्टम से चालू कीजिए, जितने भी आपके प्रमुख चैप्टर हैं आपके, चाहे आप उधर परसेंटेज देख लीजिए, उधर आपका औसत वगैरह देख लीजिए, अनुपात समानुपात, कोई भी आप टॉपिक देख लीजिए, और भी आप उधर जो भी रेलगाड़ी वगैरह पढ़ेंगे, नाव टंकी, ये सब कुछ ही पढ़ेंगे। सभी टॉपिक में क्या मिलेगा? बोल रहे हैं, सभी टॉपिक में लगभग आपका समीकरण का प्रयोग होता है। कुछ टॉपिक है जिसमें नहीं होता, कुछ टॉपिक है जिसमें नहीं होता है, तो लगभग हर टॉपिक में क्या है आपका समीकरण का प्रयोग होता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, समीकरण हल करना आसान है लेकिन समीकरण बनाना कठिन है, क्योंकि आप समीकरण बना लेंगे तो समीकरण को हल तो आप हर कोई कर लेंगे। अब ये समीकरण है, इसको हल कोई कौन नहीं कर सकता है, हल सभी कर सकते हैं, लेकिन ये बना कैसे ये जानना जरूरी है। और आपका देखिए कोई क्वेश्चन रहेगा मान लीजिए, तो क्वेश्चन है उसमें आपको समीकरण ही बनाना पड़ेगा, और समीकरण आपने गलत बनाया तो समीकरण गलत बनाया मतलब आपका आंसर ही गलत आएगा, क्योंकि आप उसको हल तो कर लेंगे सही लेकिन आपका मान जो है आपका गलत आएगा, क्योंकि आपने समीकरण गलत बनाया है। तो समीकरण को बनाना हम सीखेंगे। देखिए तो समीकरण में हम पहला जो समीकरण है उसके बारे में पढ़ते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। लिखिए एक, तो देखिए आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, तो नाम से पता चल रहा है। देखिए नाम से क्या हो रहा है, पता चल रहा है। अभी मैंने आपका लिखा था, क्या लिखा था, 4x + 5 = 25, ये लिखा था ना। यही क्या है आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है, यही क्या है आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक चर बोल रहा हूं तो यहाँ पे एक चर का प्रयोग हुआ है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही चर है, कौन सा है, एक्स। यहाँ पे एक चर कौन सा है, सिर्फ एक्स है, तो ये एक चर हो गया। वाले रैखिक समीकरण, तो वाले का तो मतलब नहीं है, यहाँ पे हम रैखिक समीकरण,
तो रैखिक का मतलब, अब देखिए समीकरण मतलब क्या है, ये बराबर का साइन लगा मतलब समीकरण हो गया। अब ये रैखिक का मतलब क्या है, रैखिक या लीनियर, तो रैखिक या लीनियर का मतलब है कि इसमें जो चर प्रयोग हुआ है, चर क्या प्रयोग हुआ, x, उसका अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो देखिए x का घात क्या है, यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पे जो चर प्रयोग हुआ है उसका घात क्या है, अधिकतम घात ना, अधिकतम घात का है 1 है, तो यहाँ पर x का घात 1 है, 2 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, तो ये क्या है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। ठीक है, चर का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अधिकतम घात, अधिकतम घात। ठीक है, हो गया। और चूंकि एक चर का प्रयोग हुआ तो एक चर घात अधिकतम 1 है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये तो क्लियर हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको बनाते कैसे हैं और हल कैसे करते हैं उसको हम सीखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखे सभी, इसको जानना बहुत जरूरी है, हर चैप्टर में आपको लगभग मिल जाता है, समीकरण बनाना बहुत जरूरी है। किसी संख्या के 3 गुने, लिखिए क्वेश्चन, इसको बनाएंगे। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन है मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोग स्वयं बनाएंगे। बनाते कैसे समीकरण देखिए, किसी संख्या के 3 गुने, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। तो कोई संख्या बोल रहा है, मतलब संख्या हमको नहीं पता है, उस संख्या को हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, माना कि वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कंडीशन जैसा जैसा दिया है उस पे हम रखते जाएंगे। किसी संख्या के, मतलब संख्या क्या है, x है, उसका 3 गुना, संख्या का 3 गुना, का मतलब क्या है, का मतलब है 3 गुना, इसका मतलब है गुणा 3, यही है ना। उस संख्या में 3 गुना करेंगे मतलब गुणा 3 करेंगे। फिर बोल रहा है तो संख्या का 3 गुना और 11, और 11, तो ये क्या है, अलग है 11 का योग, का योग मतलब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना है, 32 है, मतलब उसका मान कितना आएगा, 32 आएगा। ये इस तरह से हम समीकरण को बनाते हैं। ठीक है, सबको समझ आया। पहले बोला कि किसी संख्या, तो संख्या को माना x, उसके 3 गुने, मतलब ये हो गया 3x, और 11 का योग मतलब जोड़े दोनों को, कितना है, 32 है, मतलब बराबर 32। अब इसको आप हल कर लेंगे तो वह संख्या ज्ञात हो जाएगी। हल कैसे करते हैं, तो हल करते हैं, देखिए पहले जो संख्या है उसको संख्या की तरफ क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो 11 इधर जाएगा। अब देखिए पक्षांतरण का नियम आप लोग समझ लीजिए, पक्षांतरण का नियम, जब हम पक्षांतरण करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज जब करेंगे तो वहां पर जो प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस जो है इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा, माइनस हो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और आपका गुणा है इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग जो इधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, आपका इधर जाके, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस, माइनस प्लस, गुणा भाग हो जाता है, और भाग गुणा माइनस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 11 को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में, तो इधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, 3x। अब इसको हम हल करेंगे, पहले 32 में 11 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 1 1 और 3 में 1 2, 21। अब यहाँ पे क्या है, 3x है, तो इस 3x में से जितने भी संख्या है उनको एक तरफ करते हैं हम, और जो चर राशि है उसको हम एक तरफ रखने का प्रयास करते हैं समीकरण का मान निकालते समय। तो x को इधर रखेंगे और 3 को इधर, फिर पक्षांतरण करेंगे। 3 क्या है, इसके साथ गुणा में है, तो इधर जाकर अभी मैंने बताया भाग में हो जाएगा 3, तो भाग में हो गया, तो 3 सत्ते 21, इसका मान आ जाएगा, भाग देंगे तो 7। इस तरह वह संख्या क्या होगी, तो x का मान 7 निकला, मतलब माना वह संख्या x है किए थे हमने, तो इस तरह x का मान हमको 7 मिल गया, मतलब वह संख्या 7 है, जिसके 3 गुने और 11 को जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त होगा। सबको समझ आ गया, चलिए इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए देखिए, दो संख्याओं का अंतर 66 है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का। यदि उनमें 2 5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दोनों संख्याओं में 2:5 का अनुपात है। ठीक है, तो माना वे संख्याएं क्या क्या है, 2x और 5x। ये मैंने आपको हिंट दिया था पहले। ठीक, दोनों संख्याओं को आपने मान लिया।
पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 5x है। ठीक, अब देखिए कंडीशन क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 66 है। अंतर का मतलब होता है कि दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो उसका आंसर आपका आएगा 66। यही है आपका कंडीशन। तो दोनों का किसी का माइक ऑन है देखिए। -22 आएगा सर। नहीं, -22 नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, और माइक को आप बंद कर देंगे ना, माइक गूंज रहा है आवाज मेरा। दोनों संख्याओं का अंतर 66 है बोला। ठीक, तो एक संख्या है क्या 5x, दूसरी संख्या क्या है 2x। ठीक, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 66 है। यही हमारा क्या है समीकरण बना। ठीक, ये जो क्वेश्चन है उसका समीकरण यही हमको प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण में हम x का मान निकालेंगे तो हमको वे संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए 5x - 2x घटाएंगे 5x में 2x तो ये आएगा 3x, इधर हो गया 66। चूंकि x में से 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा 66/3, मतलब x का मान आपका गया 22 तिया 66। अब देखिए ये बहुत लोग का -22 आ रहा है, बहुत लोग का -22 आ रहा है x का मान, और ये आंसर नहीं है आपका। ठीक है, तो आप लोग क्या है 2x में 5x को घटा दिए होंगे, इसलिए आपका आंसर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको सिर्फ बोला है दो संख्याओं का, ये नहीं बोला है कि क्रम से बोला है ऐसा। तो आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो बड़ा को आप आगे रखिए, छोटा को पीछे रखिए, बड़ा में छोटा को घटाएंगे ना, तब तो आपको मान 66 प्राप्त हुआ। देखिए x का मान 22 आया, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? ठीक, तो पहली संख्या क्या है, मतलब दोनों संख्या है, तो एक संख्या आपका 2x है और दूसरी संख्या आपका 5x है। ठीक, यही इसका मान होगा। इसमें x का मान को रखिए, 2x मतलब 2 गुणा 22, और इसका हो जाएगा 5x मतलब 5 गुणा 22। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 22 दूनी 44, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 111, 110 हो गया। ठीक है, तो दोनों का आंसर ये है। ये क्या है, पहली संख्या है और ये क्या है दूसरी संख्या। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, यही आपका क्या है आंसर है। आ गया सबको समझ? तो इस तरह से हम समीकरण को बनाते हैं और समीकरण को हल करते हैं। तो ये क्या है, अभी एक बेसिक रूप से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जहां पर हम जब जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस समय जब भी आपका मतलब ये समीकरण बनाना आएगा तो वहां पर हम उसको पूरा बनाएंगे ही, लेकिन ये आप एक जानकारी पहले से रखेंगे ये सब का, तभी तो आपको समझ आएगा और आपसे बनेगा। अगला है, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चरों का प्रयोग हो, और रैखिक समीकरण मतलब उनका जो अधिकतम घात है एक है, ये होना चाहिए कंडीशन। तो देखिए इसको जो ax + by + c = 0, ये आपका यही आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का यही जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax धन by धन c बराबर 0। जहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पर a b और c ये क्या है आपके वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या है आपके वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, और x और y क्या है आपके, x y क्या है आपके चर है, ये क्या है चर है। बताइए सर, यहाँ जो इंग्लिश में लिखे उसमें 2 वेरिएबल्स होगा ना? हाँ, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है लिखने में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चर है वो 2 वेरिएबल। देखिए मैंने बताया जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। ठीक है, जहां पर a b और c तीनों क्या है वास्तविक संख्याएं हैं और x y क्या है आपके चर है। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ये यहाँ पे a और b का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। a और b का मान क्या नहीं होना चाहिए,
शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां पर ए और बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ए और बी का मान शून्य रख देंगे तो ये तो जीरो हो गया ना, तो जीरो हो गया तो इसका मान क्या बचेगा? मान लीजिए ये है आपका, यहाँ पे मैं ए का मान शून्य लिख दिया तो एक से यहाँ पर प्रयोग ही नहीं होगा। फिर बी का मान मैं आपको शून्य रख दिया, वो भी आपका बी का मान शून्य हो जाएगा, बचेगा क्या? सी। तो ये क्या, ये सी अकेला बचा कोई संख्या मान, तो ये क्या समीकरण कहलाया? नहीं कहलाया। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर ए और बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इनमें से एक बी को भी हम शून्य करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चर होगा। तो ये क्या है, समीकरण को जो हमारा कंडीशन है उसमें संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए बी सी क्या है, संख्याएं हैं, एक्स वाई चर हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर युग्म का प्रयोग किया हूं मैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो ये समीकरण जो होता है इसका मान जो है हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चर का प्रयोग हुआ है। पहले मैंने आपको रैखिक समीकरण बताया वन वेरिएबल में, ठीक है, एक चर में, वहां पे सिर्फ एक चर का प्रयोग हुआ तो वहां पे हम आसानी से निकाल लिए एक ही समीकरण से मान। लेकिन यहाँ पर दो चर है, तो दो चर है इसलिए हम यहाँ पर एक ही समीकरण से उसका मान नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हमको दो समीकरण का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हमको x और y का मान निकलेगा, चरों का मान। ठीक है, तो पहला समीकरण मान लीजिए हम ले लेंगे क्या, पहला समीकरण हम ले लेंगे a1x, दूसरा हो जाएगा b1y, तीसरा हो जाएगा c1 बराबर 0, दूसरा कर लेंगे a2x b2y c2 बराबर 0। इस तरह हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 होगा, तभी हम जो है x और y का मान निकाल सकते हैं। दो समीकरण के बिना हम यहाँ पर x y का मान नहीं निकाल सकते। इसलिए यहाँ पर मैं लिखा हूं सबसे शुरू टॉपिक में ये रैखिक समीकरण, टॉपिक ही मैंने लिखा है यहाँ पर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसीलिए युग्म शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये समझ आ गया सभी को। तो ये कैसे होगा, मान लिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। तो उदाहरण आप लिखेंगे तो उदाहरण किस टाइप से हो जाएगा, ऐसे समीकरण का ax मतलब क्या है, कोई भी संख्या ले लिए, मान लीजिए 5x ले लिए, ठीक है, प्लस by मतलब फिर कोई संख्या 2y प्लस c मतलब फिर यहाँ पर कोई संख्या लिए, कोई ले लिए, मान लिए 8 ले लिए, बराबर 0। ये क्या है आपका इस समीकरण का उदाहरण है, ये क्या है इस समीकरण का उदाहरण है। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर, मैंने लिखा यहाँ पे 10 लिखा, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण है कि नहीं, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं, इसको बताएंगे है या नहीं, बोल लीजिए। है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y दो चर प्रयोग हुआ है। ठीक है, जहां पे क्या बोला हूं, कंडीशन को देखिए, जहां पे a और b शून्य ना हो, तो यहाँ पर a और b शून्य है क्या, नहीं, यहाँ पे a का मान 1 है, यहाँ पे b का मान 1 है। ठीक है, हो गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया हूं मैं, दो चरों का प्रयोग, दो चरों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे c नहीं है, और c के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बोला कि c होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये x प्लस वाई क्या है आपका, क्या है आपका रैखिक समीकरण है दो चर वाला। ठीक है, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3x बराबर y, ये भी क्या है आपका रैखिक समीकरण है, ये भी क्या है आपका रैखिक समीकरण है दो चर वाला। ठीक है, ये सब क्या है आपके उदाहरण है, ये सब क्या है आपके उदाहरण है। अब इनको हम हल कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। पहला विधि है आपका, इसमें देखिए मैं विधि बताऊंगा, इसमें आप जो है जिस विधि को आपको मतलब सरल लगेगा, जो विधि आपको सरल लगेगा उस विधि का आप प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, आप समझ जाइए। तो पहला विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम किसी एक राशि का, किसी एक चर का जो मान है उसको दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं, इसीलिए इसका जो नाम है प्रतिस्थापन विधि रख दिया गया है। प्रश्न लिखिए आप लोग साथ ही साथ। प्रश्न है आपका, देखिए दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 4 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए।
इसमें पहले हमको समीकरण बनाना है। समीकरण बना के देखिए, तो दो चर वाले हम रैखिक समीकरण यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो समीकरण बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब यहाँ पर दो समीकरण बनेगा और उनके माध्यम से ही क्या है हमारा उनका मान निकलेगा। तो इसको हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है आप लोग देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि में कैसे करते हैं हम लोग हल। पहले तो आप समीकरण बनाएंगे, दो संख्याओं का योग क्या है 14 है। तो पहले मान लेंगे आप उन संख्याओं को। अब देखिए वहां पर आप x मान रहे थे, यहाँ पर दो चर वाले मतलब दो चरों में मान रखेंगे। माना कि वे संख्याएं क्या है, माना दोनों संख्याएं क्या क्या है आपके x और क्या है y है, ठीक है। माना वे दोनों संख्याएं क्या है x और y है। अब कंडीशन आपको जो दिया है उसमें आप अप्लाई करिए। पहला कंडीशन है दो संख्याओं का योग 14 है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन से x और y, तो दोनों संख्याओं का योग x प्लस y बराबर 14, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए पहला समीकरण। दूसरा कंडीशन बोल रहा है उनका अंतर 4 है, मतलब उनको घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब जो हमको दो समीकरण प्राप्त हुआ उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं देखिए ध्यान से, इन दोनों में से एक समीकरण को हम ले लेते हैं और वहां पर एक चर चाहे वो x हो चाहे y हो उसका मान को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए दूसरा समीकरण से लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दूसरा समीकरण से निकालते हैं। तो दूसरा समीकरण से देखिए, यदि मैं y को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 धन y ये होगा। इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण को तीसरा, ठीक है। तो देखिए समीकरण से हमको क्या प्राप्त हुआ, दूसरा समीकरण से x बराबर y को इधर के तो 4 प्लस वाई, मतलब यहाँ पर हमको x का मान 4 प्लस वाई प्राप्त हो गया। तो x का मान 4 प्लस वाई प्राप्त हुआ। इसी x का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। x का मान को क्या करेंगे, x का मान को समीकरण एक में रख देते हैं, ठीक है। तो एक x का मान को समीकरण एक में रखिए। तो क्या करेंगे, x का मान क्या निकालें अभी हम 4 धन y, 4 धन y। तो x के जगह आप लिखे 4 धन y, फिर क्या है आगे समीकरण में धन y है, फिर क्या है 14 है, ठीक है। अब इसको आप हल करेंगे, y और y क्या हुआ 2y, ठीक है। पहले तो आप क्या कर लेंगे, 4 को इधर भेज दीजिए। तो 4 को उधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 14 माइनस 4, और y जुड़ के आपका हो गया 2y, ठीक है। तो 2y 14 में 4 घटेगा तो आपका 10 प्राप्त हुआ, और 2y में 2 को इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में होगा। इस तरह हमारा y का मान आएगा 5। सबको दिख रहा है ये, तो y बराबर आपका मान आएगा 5। अब देखिए यहां से मैं लिखता हूं, तो y का मान हमको 5 प्राप्त हुआ। अब ये y का मान को आप रख दीजिए, y का मान को आप रख दीजिए किसमें, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, ठीक है। समीकरण 3 में रख दीजिए y का मान को। तो y समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 धन y मतलब अभी निकाले हैं 5। तो ये हो गया x का मान 5 4 9, मतलब यहाँ पर हमको x और y का मान निकल गया। तो इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण का मान x और y का, उनमें चर का मान निकालते हैं, ठीक है। ये सबको समझ आया। तो यहाँ पे वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो वे संख्याएं होंगी 9 और 5, यही क्या है, वे संख्याएं हैं, यही क्या है आंसर है, ठीक है। सबको समझ आ गया।
किसी कोई परेशानी होगा तो पूछ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। कल से हमारा मैथ्स का मेन टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। अभी तक देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेसिक बेसिक चीजें को पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपको पुस्तक में मिल जाएगा, लेकिन कहाँ पर मिलेगा आप नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है, ये बेसिक जानकारी है जिनको मैं पहले आप लोग को दे रहा हूँ। कल से हमारा मैथ्स का मेन टॉपिक में हम आ जाएंगे। देखिए इसको बनाते हैं, चलिए देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। सब देखिए, माना वे संख्याएं हैं x और y, ये हमने कर लिया। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। और पहला कंडीशन दिया दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, मतलब जो एक संख्या है वो जो दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, यही बोल रहा है। तो दूसरा हो गया। अब दोनों समीकरण हो गया, आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, x का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान क्या है, 3y है, 3y माइनस y बराबर 26, ये हो जाएगा। 3y में y घटेगा तो 2y बराबर 26, ठीक है। 2 इधर जाएगा तो हो गया आपका 13। हाँ चलिए ठीक है, आपका सही आ रहा है। अच्छा ये आएगा आपका 2 हो गया, तो आंसर आएगा 13। ठीक ठीक, सबका आंसर सही आया है। नहीं नहीं, आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोग x का मान को बोल रहे हैं 13, x का मान आपका आएगा 39। आप लोग सब उल्टा बोले हैं आंसर को। तो y का मान 13 आया, y का मान को आप रखेंगे किसमें, समीकरण किसमें रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। x का मान आपका निकल गया 3, y का मान हो गया 13, 13 तिया 39 x। आप सभी ने आंसर जो है उल्टा बोला है, x का मान यहाँ पे आया 39 और y का मान आया यहाँ पे 13, ठीक है। ये है आंसर, सभी सुधार लेंगे, यहाँ पे कहीं आप लोगों ने मिस्टेक किया होगा। देखिए कल मैंने आपको समीकरण को कैसे हल करते हैं इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको समीकरण को हल करने के लिए पहला विधि प्रतिस्थापन विधि बताया था, ठीक। आज हम उसका दूसरा विधि और जान लेते हैं। एक दूसरा विधि है विलोपन विधि, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से हम क्या है आपका समीकरण को, इक्वेशन को हल करेंगे। देखिए इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए 2 समीकरण लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे उनको हम जब 2 जोड़ा में वो रहेंगे तभी हम हल कर सकते हैं, उनको अकेले हल नहीं कर सकते हैं, बताया था। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो हमारा एग्जाम्पल है 9x माइनस 4y बराबर 2000, ये क्या है हमारा पहला समीकरण लिए। दूसरा समीकरण लेते हैं 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, ये क्या है हमारा दो समीकरण हम उदाहरण के रूप में लिए हैं। अब इस समीकरण को हल करके हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कल बताया था प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या बताया था कि यहाँ से हम क्या करते हैं, x या y का किसी एक चर राशि का क्या करते हैं, हम पहले मान को निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको हम दूसरे समीकरण में रखते हैं, फिर उसके बाद उसका जो मान निकलता है उसको फिर तीसरे समीकरण में रख के आप मान को निकाल लेते हैं। लेकिन विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड में हम ऐसा नहीं करेंगे। इसका नाम ही है विलोपन या एलिमिनेट करना, मतलब किसी चीज को क्या करना, हटाना है, ठीक है, विलोपित करना है। तो अपने को किसी चीज को क्या करना है, विलोपित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, या तो हम x को विलोपित करेंगे या तो y को विलोपित करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका विधि का नाम है विलोपन विधि। देखिए अब विलोपित कैसे करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, या तो x का मान को बराबर करने की कोशिश करेंगे ऊपर नीचे दोनों समीकरण में,
या तो y का मान को। क्यों? यदि ऐसा इसलिए करेंगे, यदि मान लीजिए x वाले को हम यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर x वाला इक्वल हो गया, यहाँ पर मतलब वैल्यू उनका सेम आ गया, मान लीजिए इसका भी 21 आ गया, इसका भी 21 से 21x आ गया, ठीक है, तो हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वहां पर से विलोपित हो जाएगा और सिर्फ बचेगा y, तो वहां पर से हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से इसको देखिए कैसे करना है। हम क्या करेंगे बोला, यहाँ पर या तो x या y को विलोपित करेंगे, मतलब या तो x को हम बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे। तो चलिए मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर y वाले पद को, दोनों समीकरण में y वाले पद को बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर क्या करेंगे, हम किसको कर रहे हैं, y को, y वाले पद को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए यदि आप y वाले पद को बराबर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो y के साथ जो आपका उसका गुणांक है उसी को ही गुणा करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 4y है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 4y, तो इस 4y में कितना है, गुणांक 4 है, तो इस 4 को गुणा करेंगे समीकरण पूरे 2 में, ठीक है, पूरे समीकरण में करेंगे, दूसरा समीकरण में, और यहाँ पर क्या है, दूसरे समीकरण में y के साथ 3 है, तो इस 3 का गुणा करेंगे पूरे पहले समीकरण में, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखिए लिख रहा हूं फिर समझ आ जाएगा। समीकरण एक में कितना का, दूसरा वाला y का 3 गुणांक है, उसको गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। और समीकरण 2 में कितने का गुणा करेंगे, 4 का, ठीक है, 4 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, ठीक। चलिए करिए, समीकरण 1 में किसका बोला, 3 का गुणा करना है, करते हैं। तो देखिए 3, समीकरण 1 है हमारा 9x, तो 9x में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 तिया 27x, कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, 4 तिया 12y बराबर, यहाँ पर 2 तिया 6000, ठीक है, ये हो गया। आप इस समीकरण को नाम दे सकते हैं तीसरा समीकरण। देखिए अब अगला बोले हम समीकरण 2 में 4 का गुणा करेंगे, y का गुणांक 4 है उसको, तो 4 का करते हैं 7 चौक 28x माइनस यहाँ पर 4 तिया 12y बराबर 4 दूनी 8000, ठीक है। अब देखिए, अब आप आसानी से यहाँ से समीकरण को घटाएंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में 3 को घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 वाला बड़ा दिख रहा है हमको और 3 वाला छोटा दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में 3 को घटाते हैं, ठीक है। समीकरण 4 में 3 को घटा देते हैं, ठीक है, समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाइए, माइनस करिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो घटाएंगे, तो देखिए 28 में ये वाले 4 में हम 3 को घटा रहे हैं, तो 28 में 27 घटेगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब खाली x बचेगा। ये -12 में -12y घटेगा, मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब इसका मान आएगा 0, तो उसको नहीं लिखते हैं, बराबर इधर क्या है, 8000 में 6000 घटेगा, मतलब 2000 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग का मान जो है, x का मान निकल गया, क्या निकला, x का मान 2000 प्राप्त हो गया। इस x का मान को आप समीकरण या तो 1 में रख लीजिए या तो समीकरण 2 में रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, x का मान को समीकरण किस में रखते हैं, 1 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो x का मान यहाँ पे 9 है और x है, 9x मतलब 9 गुणा x का मान निकाले हैं 2000, ठीक है, माइनस 4y बराबर 2000, ये समीकरण 1 को हमने लिख दिया, ये हो गया 9 दूने 18000 माइनस 4y बराबर 2000। अब 18000 को आप इधर क्या करेंगे, ट्रांसफर कर दिए, तो इधर बचेगा -4y और ये हो जाएगा 2000 माइनस 18000, उधर 18000 प्लस में, तो इधर माइनस हो गया। अब घटाएंगे तो 18 में 2 घटेगा तो -16000 बचेगा, इधर -4y बचेगा, तो -4y में आप 4 को फिर इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर क्या बचे आएगा, मल्टीप्लाई में 4 में आएगा, 4 एकम 4
और 4 चौक 16, तो माइनस वाई बराबर आपका माइनस 4 चौक 16, 4000 आएगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आप क्या कर लीजिए, माइनस माइनस को कैंसिल कर लीजिए, मतलब y का मान आपका क्या आ गया, 4000 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम विलोपन विधि से क्या करते हैं, समीकरण में x y का मान को निकालते हैं। सबको समझ आ गया? किसी को कोई परेशानी है क्या, बताइए, लिखिए इसको। तो इन दोनों विधि से क्या है, हम कोई भी समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण हल करना आप सभी को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और आप घर में अपने से कोई भी समीकरण लेके प्रैक्टिस किया करिए, मतलब जो भी मैं यहाँ करवाता हूँ उसको और प्रैक्टिस किया करिए घर में। क्वेश्चन लिखिए 3x धन 4y बराबर 10, 3x धन 4y बराबर 10 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण लिखिए 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, दो आपका समीकरण है, दोनों को हल करके मेरे को x और y का मान बताइए कितना आएगा। सभी हल करेंगे, कमेंट में आंसर लेंगे अपना अपना। चलिए देखिए, तो सबका आंसर लगभग सही आ गया है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर हम y को मान लीजिए यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं, तो क्या करेंगे, y में यहाँ पर 2 है तो 2 को समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर समीकरण 2 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 में किसको मल्टीप्लाई किया, 2 को, और 2 में किसको, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो करिए, यहाँ पर 3 दूनी 6x प्लस 2 चौक 8y बराबर 10, ये हो गया तीसरा समीकरण आपका। इसमें 4 को करेंगे तो 4 दूनी 8x, यहाँ पे 4 दूनी सॉरी ये क्या है आपका माइनस में है, तो माइनस 8y बराबर 4 दूनी 8, ये हो गया आपका तीसरा चौथा समीकरण। आप क्या कर दिए, तीसरा में चौथा को घटा दिए, तो घटाएंगे तो माइनस हो गया। ठीक, नहीं घटाएंगे नहीं, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए आप, दोनों समीकरण को प्लस, तो 8 6 14x, ये हो गया कैंसिल, और यहाँ पे बराबर 10 8, नहीं ये आपका तो 20 रहेगा नहीं सर, कौन सा, वो 10 लिखे हो समीकरण 3 में, वो 20 रहेगा, 10 दूनी 20। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मान जो है आपका गड़बड़ आ रहा है ना, ये जो है आपका 10 दूनी 20 है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका 28। ठीक, तो x बराबर क्या आ गया, 14, इधर जाके x बराबर आपका आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। x का मान आप क्या कर लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए, तो x का मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x का मान को रख दीजिए, तो गुणा 2 हो गया, धन 4 y बराबर 10, ये हो गया 3 दूने 6 धन 4 y बराबर 10, 4 y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 10 माइनस 6। ठीक है, तो y बराबर हो गया 4, इधर बचेगा, 4 को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये डिवाइड होके क्या आएगा 1। तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि आप लोग सब आंसर दिए हैं। चलिए, ये हमने समीकरण को हल करने का विलोपन विधि को सीखा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। चलिए अब हम देखते हैं, अभी देखिए, अब मैंने समीकरण में आपको और पढ़ा रहा हूं, तो ये हम लास्ट समीकरण में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा मेन मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप सभी ने सुना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, सभी ने पढ़ा है। देखिए क्या है, फिर भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब दो घात, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है, देखिए, तो जिस भी समीकरण को क्या है, हम ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, इस रूप में लिख सकते हैं। वे आपका समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, जहां पर
जहां पर आपका a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहां पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी इधर हो सकता है, ठीक है, इधर 0 हो सकता है, लेकिन a आपका 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ठीक है। अब द्विघात क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर चर राशि का अधिकतम जो क्या है आपका घात है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इसलिए हो गए क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम तो इसका उदाहरण आप लेंगे, तो उदाहरण लेंगे क्या है, जैसे कि आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा क्या, मान लीजिए 5x की घात 2 धन, और देखिए ए बी सी यहाँ पर क्या है, संख्याएं, ठीक है। ए बी सी आपके क्या है, संख्याएं हैं, ठीक है। ये आपके वास्तविक संख्याएं हैं, और x क्या है आपका चर राशि है। 5x की घात 2 bx आप कुछ भी रख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए 3x धन 10 बराबर 0। ये क्या है आपका एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अब द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर अभी तक देखिए मैंने आपको 2 समीकरण हल करने की विधि बताया था, कल प्रतिस्थापन विधि और आज विलोपन विधि। तो यहाँ पर उस विधि से हल नहीं करेंगे, इस विधि को अलग तरीके से हल करेंगे, और इसमें अकेले एक ही आपका जो समीकरण है उसको हल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन के रूप में लेता हूं और उसको आपको हल करके बता रहा हूं, फिर आप लोग सब देखेंगे इसको। देखिए मान लीजिए एग्जांपल लिया हूं मैं x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण है, सब कुछ समझ आ रहा है क्योंकि इस फॉर्म में है ax की घात 2। तो बोलेंगे सर यहाँ पर a कहाँ है, यहाँ पे नंबर कहाँ है, तो यहाँ पे क्या है नंबर छुपा हुआ है, एक गुणांक उसका जिसको हम एक को लिखते नहीं, ठीक है, इसके साथ एक छुपा हुआ है। तो x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये एक समीकरण है द्विघात समीकरण। इसको हम हल कैसे करते हैं यहाँ पर एक देखिए, तो इसको ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं उसको, ठीक है। ये जो देखिए ये वाला क्या है आपका बीच वाला पद है, क्या है बीच वाला पद है ना। तो जो बी वाला पद है, बीच वाला पद है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे संख्याओं के, ऐसे 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे जिसका गुणा जो करेंगे, जिसका गुणनफल क्या आए, ए और सी का गुणनफल के बराबर आए, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो आपका बी पद है, ठीक है, बी पद है, मान लीजिए बी पद, उसको क्या करते हैं, ऐसे आप लिखेंगे, ऐसे 2 संख्याओं, ऐसे 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जिनका गुणनफल क्या आए, मतलब जिनका गुणनफल आपका आए ए और सी का गुणा के बराबर, ए सी के गुणनफल के बराबर आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मेरे को आप लोग बताइए। एक बार मैं समझा रहा हूं उसके बाद आप लोग बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, x की घात 2 है, ठीक, यहाँ पे माइनस 3x माइनस 10 है। तो इस 3x को, बीच वाले टर्म को हमको क्या करना है, उसको लिखना है। देखिए तो बीच वाला टर्म क्या है, माइनस 3x, मतलब हम जब यहाँ पर 2 संख्याएं लेंगे तो दोनों का योग जो है आपका माइनस 3x आना चाहिए, और जब उनको गुणा करें तो उनका गुणा क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ए वाला पद है और सी वाला पद है माइनस 10, तो इनका गुणनफल के बराबर, मतलब इनको गुणा करेंगे तो माइनस 10 x की घात 2 ये आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप लिखिए x की घात 2 को, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 3x को ऐसे 2 संख्याओं के रूप में लेंगे। तो देखिए हम 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर जो है माइनस 3 आना चाहिए, और उनका गुणनफल क्या आना चाहिए, 10 x की घात 2। अब माइनस 3 में आना चाहिए बोल रहे हैं, मतलब बड़ी संख्या को हम माइनस में लेंगे, तो बड़ी संख्या को हम लेते हैं माइनस 5x, छोटी संख्या को हम लेते हैं प्लस 2x, ठीक है। फिर हो गया आपका माइनस 10 बराबर 0।
अब इसको हम क्या करते हैं, अगला स्टेप देखिए, कॉमन निकालते हैं पहले दो पद में और अंतिम दो पद में। क्या निकालते हैं, कॉमन। कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन निकलेगा, इसमें x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि x की घात 2 है मतलब एक x निकाले तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे x निकल जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे, क्या 2, यहाँ पर बचेगा x कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2 5 6 10 तो -5। ठीक है, बराबर 0। ये क्लियर हुआ दोनों स्टेप। अब देखिए यहाँ पे ये जो दो ब्रैकेट में संख्याएं हैं वे दोनों समान होने चाहिए। यदि आपसे अलग आ रहा है, मान लीजिए x -5 आ गया, यहाँ पे x +5 आ गया, तो आपका जो आपने मतलब हल कर रहे हैं वो आपका कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए ठीक दोनों आपका ब्रैकेट में सेम आने चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम किसको लिखते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर में उनको लिख देते हैं। ब्रैकेट के बाहर में क्या है, x-2 है, x-2 है, और ब्रैकेट में क्या है, x-5 है, इसको लिख देते हैं बराबर 0। अब देखिए x-2 और x-5 यही क्या है, उसके दो मान है समीकरण के। अब अभी मान नहीं आया, इसको हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। तो एक मान आपका क्या आया है, एक मान जो आया है आपका x-2 बराबर 0 आया है। ठीक, और एक मान आया है आपका x-5 बराबर 0। तो इधर आप अभी ट्रांसफर करेंगे ना, तो x बराबर 2 सॉरी प्लस में है तो इधर जा क्या होगा, माइनस में होगा, -2, और इधर ये वाला करेंगे तो x बराबर -5 है तो इधर जाके +5। तो इस तरह इस समीकरण के दो मान क्या हुए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके दो मान आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे समीकरण में आपका दो मान आए x का, एक तो -2 आया, एक तो +5 आया। ठीक है, तो ज्यादा आपका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, 5 वाला होगा। ठीक, चलिए ये सबको समझ आया, किसी को कोई परेशानी नहीं हो तो लिखिए, परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। आगे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसको सभी बनाएंगे, फिर हम मेन टॉपिक को अपना स्टार्ट करेंगे आज। दो कैसे बनाया सर? चलिए किसी को परेशानी नहीं है किसी को, चलिए एग्जांपल लिखिए। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। -2 कैसे मैं बोल रहा हूँ सर, प्लस है तो देखिए ये क्या है आपका, x-2 बराबर 0 है, तो आप 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे ना, तो 2 ट्रांसफर करेंगे तो प्लस है तो इधर जाके -2 होगा। इधर x-5 है तो ट्रांसफर करते तो माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। कल या परसों मैंने ये सब बताया था ट्रांसफर कैसे करते हैं। जब ट्रांसफर करते हैं तो जोड़ जो है उधर जाके प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, गुणा जो होता है वो भाग में, और भाग में जो रहता है वो गुणा में हो जाता है। यह है ट्रांसफर का नियम। सर इसमें आंसर माइनस में आएगा कि प्लस को लेना? देखिए आंसर आपको मेन प्लस को ही लेना है, यहाँ पे आंसर आपका प्लस को ही लेना है, लेकिन आपका जो समीकरण का दो मान है आपका x-2 दो मान है आपका -2 और 5, ये दो मान है उस समीकरण के, लेकिन आपको लेना क्या है, पॉजिटिव वाला को ही लेना है। नेगेटिव को क्यों नहीं ले सकते सर? निगेटिव को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है दोनों को ले सकते हैं। लेकिन देखिए क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछेगा तो आपको पॉजिटिव वाला को ही पूछेगा। आप दोनों मान को ले सकते हैं, तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, आपको आंसर -2 दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, 1 2 3 और -2, तो आप किसको टिक लगाएंगे, 5 तो है ही नहीं, तो आप लगाएंगे -2 को। जी ठीक है, चलिए ओके, सब लिख लिए होंगे। तो अगला आप लोग समीकरण है, इसको सब कोई हल करके मेरे को बताइए, एकदम मैं सरल दे रहा हूं, बड़ी बड़ी संख्याओं का तो और भी आगे हम करेंगे। चलिए एक समीकरण को हल करिए, 2x की घात 2, 2x की घात 2 धन x - 6 बराबर 0। इसको सब कोई हल करे और सॉरी x का दो मान आप ये यहाँ पे देखिए 2 और 6 का ये वाले का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे AC जो है कितना आ रहा है आपका, 6 दूने 12, माइनस क्या आएगा 12 आएगा, तो -12 आना चाहिए, और जोड़ेंगे तो उसका क्या आना चाहिए, जो B है वो कितना आना चाहिए, x मतलब 1 आना चाहिए, यही है ना।
तो इसमें हमको लाना है। तो देखिए -12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, जोड़ेंगे या घटाएंगे जो भी करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 और 3 दो संख्याओं को ले लेते हो, तो 4 और 3 12 होता है, गुणा करके 4 तिया 12, तो इसको लेंगे तो 2x की घात 2 धन 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 4 में 3 घटाए तो x बचेगा और 4 तिया 12 आएगा, ठीक हो गया। तो देखिए अब इन दोनों में आप कॉमन निकाले, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, सॉरी 2x कॉमन निकलेगा, ठीक। 2x पूरा कॉमन निकालेंगे आप, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे -3 है तो -3 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा यहाँ x, ठीक, और प्लस आपका 2। अब ये +2 कैसे बचा, क्योंकि -3 और +2 मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस आएगा ना, और यहाँ पे माइनस है, बराबर 0। एक ब्रैकेट में है आपका बाहर में 2x माइनस 3, बाहर वाले को लिखे, दूसरा में ब्रैकेट वाले को लिखे x प्लस 2 बराबर 0। तो आपका दो वैल्यू आएगा, क्या क्या आएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, x बराबर -3 जाके इधर 3 और 2 जो है मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, तो ये आपका एक मान हुआ। और दूसरा आपका मान क्या है, x प्लस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर इधर जाके -2। सबको आ गया समझ? आशा करता हूँ कि चलिए। मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। लिख तो लेंगे वीडियो इसको। को लाइक और अब शेयर जो है जरूर कीजिए, हम जो है और यदि मैथ्स अभी का तक आपने मेन मेरे टॉपिक यूट्यूब आ चैनल जाते को हैं। सब्सक्राइब नहीं किया अभी है तक तो जो भी मैंने सब्सक्राइब कर आपको लीजिए और पढ़ाया बेल आइकन सब ऑन कर एक लीजिए समझिए ताकि बेसिक अगले था। वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता अब रहे। आज से हम जो पढ़ रहे धन्यवाद। हैं